हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का रसायन विज्ञान एनसीईआरटी बुक से चौथा चैप्टर, और इस चैप्टर के अंतर्गत आज नवा लेक्चर है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं, देखो, आबंध प्राचल, बॉन्ड पैरामीटर और भाग 2। भाग 1 में मैंने आप लोगों को आबंध लंबाई, आबंध कोण, आबंध एंथैल्पी, इन 3 टर्म्स के बारे में बता दिया है। और आज की वीडियो में आबंध कोटि, अनुनाद संरचनाएं और आबंध ध्रुवणता के बारे में बताने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और सबसे पहले हम आप लोगों को बता दे रहे हैं आबंध कोटि क्या है। आबंध कोटि को देख लो आप। आबंध प्राचल या बॉन्ड पैरामीटर के अंतर्गत आबंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इसे समझे आप। आबंध प्राचल क्या है? आबंध प्राचल वो सारे टर्म्स हैं, वो पॉइंट्स, वो बिंदु हैं जिनके अनुसार किसी बंध के बारे में कई सारी जानकारियां प्राप्त की जाती हैं। बहुत सारी जानकारियां जो बंध के बारे में जरूरी होती हैं वो जानी जाती हैं। तो उनमें आबंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर को देखो। सहसंयोजी आबंध की लुईस अवधारणा के अनुसार किसी अणु में किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य बंधों की संख्या आबंध कोटि कहलाती है। तो किसी भी अणु में 2 परमाणुओं के मध्य जितने भी बंध बने हैं उन्हीं बंधों की संख्या को आबंध कोटि कहते हैं। और यहाँ एग्जाम्पल लेंगे, देखो, उदाहरण के तौर पर जैसे ऑक्सीजन अणु में देखो, ऑक्सीजन अणु में बॉन्ड व्यवस्था क्या होती है? 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं और दोनों के मध्य 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग द्वारा एक द्विबंध बना है। तो जब द्विबंध बना है तो आबंध कोटि क्या कहेंगे? आबंधों की संख्या ही है ना, तो आबंध कोटि बराबर 2। ठीक है, चलो इसी तरह हाइड्रोजन के बीच में H2 अणु में देखते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु के मध्य एकल बंध होता है। एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन इसका दूसरा इसका। तो यहाँ आबंध कोटि क्या होगी? हाइड्रोजन अणु में आबंध कोटि है 1। ठीक है, देखो नाइट्रोजन अणु में देखो, नाइट्रोजन अणु में आबंध कोटि, तो पहले N के मध्य कितने बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 बंध, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे आप तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। ठीक है, इसी तरह अगर फ्लोरीन F2 की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से बॉन्ड ऑर्डर कैसे ज्ञात किया जाता है ये हमने बता दिया। कंपटीशन में जो बॉन्ड ऑर्डर निकालने को आते हैं वो थोड़े टिपिकल होते हैं, लेकिन कंपटीशन वाला बॉन्ड ऑर्डर यहाँ मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ केवल बोर्ड के लिए बता रहा हूँ। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बताऊंगा, उसमें ट्रिक्स बताऊंगा कि बॉन्ड ऑर्डर निकाला कैसे जाता है बहुत थोड़े से समय में। यहाँ पे बोर्ड के लिए बता रहा हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, और कुछ अणुओं में बॉन्ड ऑर्डर आप देखो। साथ ही बॉन्ड ऑर्डर के लिए कुछ शेष बातें भी हैं, उनको भी यहाँ लिख रहा हूँ, देखें आप। आबंध कोटि के बारे में हमने स्टार लगा के 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, और यहाँ तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सावधानी से आप समझ लो इनको। सम इलेक्ट्रॉनी अणुओं तथा आयनों में आबंध कोटि समान होती है। ऐसे अणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उनकी आबंध कोटि भी समान होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, आबंध कोटि बढ़ने पर आबंध एंथैल्पी बढ़ती है, अर्थात जितना ही आबंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो आबंध एंथैल्पी भी बढ़ेगी। देखो यहाँ आबंध कोटि 1 है तो इसका मतलब यह अणु जल्दी टूट जाएगा कम हीट में ही। यहाँ आबंध कोटि 2 है तो आबंध एंथैल्पी ज्यादा होगी, इसको ज्यादा हीट देनी होगी तोड़ने के लिए। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो इन दोनों से ज्यादा यह उष्मा लेगी टूटने के लिए। ठीक है, तो आबंध कोटि बढ़ने पर आबंध एंथैल्पी बढ़ती है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो आप, आबंध कोटि बढ़ने पर आबंध लंबाई घटती है। सिंगल बॉन्ड वाली लंबाई सबसे ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ। डबल बॉन्ड वाले उससे कम होगी, ट्रिपल बॉन्ड वाले उससे भी कम होगी।
और यहाँ पे अणु का अस्थायित्व भी देखो आप, बॉन्ड ऑर्डर जैसे जितना ही ज़्यादा होगा अणु उतना ही ज़्यादा अस्थायी होगा। तो ये सब चीज़ें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यहाँ भी कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं सम इलेक्ट्रॉनिक अणुओं तथा आयनों का। तो देखो आप सम इलेक्ट्रॉनिक अणुओं के लिए एग्जाम्पल यहाँ हम ले रहे हैं। यहाँ एग्जाम्पल है F2 तथा O2 2 माइनस। यह एक अणु है, यह एक आयन है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है। फ्लोरीन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कुल 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 फ्लोरीन के यहाँ परमाणु हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ देखते हैं एक ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन पे 16 इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव चार्ज वाले भी इलेक्ट्रॉन हैं तो यहाँ भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहेंगे कि ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। F2 और O2 2 माइनस, ये दोनों ही सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। और यहाँ पे दोनों का बॉन्ड ऑर्डर होता है जैसा कि आप जानते हो, F सिंगल बॉन्डेड होता है। तो दोनों का ही बॉन्ड ऑर्डर या बंद कोटि कहेंगे या आबंध कोटि भी कहेंगे या बॉन्ड ऑर्डर लिखें, यहाँ पे एक होगी दोनों के लिए, ठीक है। कुछ अन्य एग्जांपल्स भी हैं जिनको हम आगे सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें कराएंगे। सम इलेक्ट्रॉनिक चूंकि आयंस वाले क्वेश्चन ही कंपटीशन में ज़्यादा आते हैं कि इनमें बंद कोटि की बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कैसे कैलकुलेट करोगे। यहाँ के बाद मैं दूसरा टर्म पे आता हूँ। यहाँ जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा दूँ मैं। अनुनाद संरचनाएं, इन्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहेंगे। ऐसे अणु जिन्हें एक लुईस संरचना द्वारा नहीं दर्शाया जा सकता। ध्यान दें फिर से, ऐसे अणु जिन्हें एक लुईस संरचना द्वारा नहीं दर्शाया जा सकता, उनकी वास्तविक संरचना स्पष्ट करने के लिए अनुनाद संकल्पना प्रस्तावित किया गया है। तो ये ध्यान रखें कि जब हम लुईस संरचनाओं को लिखते हैं तो अणुओं की एक ही लुईस संरचना लिखी जाती है, उसके द्वारा अणु की वास्तविक स्थिति को दर्शाया जाता है। लेकिन कुछ अणु ऐसे भी हैं जिनको एक ही लुईस संरचना द्वारा निरूपित नहीं किया जा सकता है, उसके सभी गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती है एक ही लुईस संरचना से। तो उनके लिए एक से अधिक अनुनाद संरचनाएं लिखी जाती हैं, ठीक है। और उन्हीं के लिए अनुनाद संकल्पना प्रस्तावित किया गया है। देखो इस संकल्पना के अनुसार जब किसी अणु को केवल एक लुईस संरचना द्वारा निरूपित नहीं किया जा सके तो समान ऊर्जा, ध्यान देना यहाँ, समान ऊर्जा, समान नाभिकीय स्थिति व समान आबंधी व अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों वाली एक से अधिक संरचनाएं लिखी जाती हैं। क्या है? जब किसी अणु को केवल एक लुईस संरचना द्वारा निरूपित नहीं किया जा सके तो समान ऊर्जा, समान नाभिकीय स्थिति और समान आबंधी व अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों वाली एक से अधिक संरचनाएं लिखी जाती हैं। जब संरचनाएं लिखी जाती हैं एक से ज़्यादा तो 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उनकी नाभिकीय स्थिति समान हो, उनकी ऊर्जा समान हो और उनमें बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान हो। समान आबंधी व अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों मतलब बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स की संख्या एक समान हो। इन्हें विहित संरचनाएं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं या इन्हीं को अनुनाद संरचनाएं अथवा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इन संरचनाओं का अनुनाद संकर अणु की वास्तविक स्थिति को निरूपित करता है। तो जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स लिखी जाएंगी वो सभी अणु की वास्तविक स्थिति नहीं दर्शाएंगी। वास्तविक स्थिति कौन दर्शाएगा? अनुनाद संकर, जिसको इंग्लिश में रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे। तो रेजोनेंस हाइब्रिड ही अणु की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे ओजोन में बॉन्डिंग दिखाएंगे और लुईस संरचनाओं को दिखा रहे हैं। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3। O3 में देखो ऑक्सीजन परमाणु एक सेंटर में होगा,
एक तरफ डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन, दूसरी तरफ सिंगल बॉन्ड से दूसरा ऑक्सीजन जुड़ा होगा, और इसके ऊपर एक लोन पेयर भी होता है। यहाँ पे 6 डॉट 6 इलेक्ट्रॉनों को दिखा रहे हैं, यहाँ पे 4 डॉट 4 इलेक्ट्रॉनों को दिखा रहे हैं। देखो जितने भी डॉट्स दिखाए गए हैं ये क्या है, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, लोन पेयर्स हैं, ठीक है। और जितने भी ये लाइन दिखाई गई है बॉन्ड वाले, इसमें एक लाइन में 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, इस लाइन में भी 2 बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, इस लाइन में भी 2 बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी अनुनाद संरचनाएं लिखी जाएंगी सब में ये 3 बॉन्ड दिखना चाहिए। और सब में कितने लोन पेयर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर्स यहाँ उपस्थित हैं, अर्थात कुल 12 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अनाबंधित हैं, ठीक है। तो अनुनाद संरचनाओं को द्विमुखी तीर से दिखाते हैं या डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं। दूसरी अनुनाद संरचना यहाँ इसका दिखा रहा हूँ ओजोन के लिए, एक तरफ सिंगल बॉन्ड, दूसरी तरफ डबल बॉन्ड। अब इधर हो गया ऑक्सीजन और इधर सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन। देखो यहाँ 6 डॉट, यहाँ 2 डॉट और यहाँ 4 डॉट, ठीक है। इस तरह से दर्शाए। अब देखो एक बात ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ दिखा रहा हूं मैं, बॉन्ड लेंथ कितनी है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेंथ होती है 121 पिकोमीटर, और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की लंबाई होती है 148 पिकोमीटर। यहाँ भी यही स्थिति होगी, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लेंथ वाली लंबाई होगी 148 पिकोमीटर, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाली लेंथ होगी 121 पिकोमीटर। लेकिन जब ओजोन को देखा जाता है और बॉन्ड लेंथ उसका मापा जाता है, बॉन्ड लेंथ कैसे मापते हैं, एक्सरे विवर्तन विधि द्वारा या इलेक्ट्रॉन विवर्तन विधि द्वारा। एक्सरे डिफ्रैक्शन अथवा इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड द्वारा किया जाता है। तो सब स्पेक्ट्रम वाली चीजें हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत हायर क्लासेज में पढ़ते हैं बच्चे उसको। यहाँ पे देखो इन दोनों ही संरचनाओं के लिए ये 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, या देखो विहित संरचनाएं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अनुनाद संरचनाएं हैं ये। और इनके लिए एक अनुनाद संकर होगा जिसको 3 रेखाओं द्वारा, और इसका अर्थ होता है कि इन सब के लिए एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। दिखाते हैं ऑक्सीजन, पहले तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया। देखो एक बार यह बॉन्ड डबल है, दूसरी बार सिंगल है, एक बार यह बॉन्ड डबल है, दूसरी बार सिंगल है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये बॉन्ड न तो डबल है न तो सिंगल है, बल्कि दोनों के मध्य का गुण रख रहा है, और इसलिए एक सिंगल बॉन्ड और एक डॉटेड लाइन वाले बॉन्ड से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ओजोन को दिखाया जाता है, और इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड अथवा अनुनाद संकर। अनुनाद संकर या रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। और इस रेजोनेंस हाइब्रिड के द्वारा ही ओजोन की वास्तविक स्थिति को दर्शाई जाती है। यह संरचना अनुनाद संकर ओजोन की वास्तविक संरचना को दर्शा रहा है, ठीक है। तो अनुनाद संरचनाएं यहाँ आप समझ पाए होंगे, यहाँ भी स्क्रीनशॉट लेना है, और अंतिम टर्म जो है इस टॉपिक का बता दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। यह एक चीज छूट गई बताना, देख लो ये ओजोन के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, अनुनाद संरचनाएं जिनको विहित संरचनाएं कहेंगे, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और यह अनुनाद संकर है, इनका मिला जुला रूप हाइब्रिड रूप है, रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर, सिंगल बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर ऑक्सीजन परमाणु के मध्य की होती है। लेकिन जब यहाँ बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट किया जाता है, ओजोन अणु में एक्सरे विवर्तन विधि द्वारा बॉन्ड लेंथ मापी गई, तो पता चला कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य बॉन्ड लेंथ 128 पिकोमीटर है, 128 पिकोमीटर, ठीक है। यह दोनों ही बॉन्ड लेंथ एक समान है। तो
यहाँ पे क्या प्रदर्शित हो रहा है कि ओजोन की वास्तविक संरचना न तो ये है न तो ये है, वास्तविक संरचना ये होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अनुनाद संकल्पना को लाया गया है। यहाँ इस पॉइंट को पूरा कर लो आप, ये इसके बाद हम आबंध ध्रुवणता टर्म को बता रहे हैं। आबंध प्राचल के अंतर्गत लास्ट टर्म है आबंध ध्रुवणता या बॉन्ड पोलरिटी। और बॉन्ड पोलरिटी क्या है इसको आप समझो। किसी सहसंयोजी आबंध वाले अणु में दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं में अधिक अंतर होने पर साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर खिंच जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उस पर आंशिक ऋणावेश तथा दूसरे परमाणु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, जैसे उदाहरण ले रहा हूँ, क्या बातें हमने लिखी हुई है। जैसे एक अणु हुआ और इसमें सहसंयोजक बंध है, जैसे HF अणु में सहसंयोजक बंध है, तो इस अणु में दो परमाणु हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा फ्लोरीन। इनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में ज्यादा अंतर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस अधिक है। यह अधिक ऋण विद्युतीय है, हाइड्रोजन कम ऋण विद्युतीय है। तो इसका अधिक और कम ऋण विद्युतीय होने का यहाँ पे क्या लक्षण उत्पन्न होता है ये देखना है। देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और सिंगल बॉन्ड बना है। शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इसके ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल में इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये शेयरिंग वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये किसके नज़दीक पहुंच रहे हैं? फ्लोरीन जो अधिक ऋण विद्युतीय एटम है उसकी तरफ ज़्यादा खिंच जा रहे हैं। और इसके फलस्वरूप ये हो क्या रहा है, इस अणु में HF जो बॉन्ड बना है यह पोलर हो गया है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले फ्लोरीन की तरफ खिंच गए हैं, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बड़ा, आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हुआ और यहाँ आंशिक धनावेश उत्पन्न हो गया। यही बात लिखी गई है। किसी सहसंयोजी आबंध वाले अणु में दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं में अधिक अंतर होने पर साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर खिंच जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उस पर आंशिक ऋणावेश, जिसके ओर खिंच गए उस पर आंशिक ऋणावेश तथा दूसरे परमाणु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। यह दूसरा परमाणु हुआ, इस पर आंशिक धनावेश आ गया, अर्थात अणु में आयनिक लक्षण उत्पन्न हो जाता है। तो जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर हुआ तो यहाँ सहसंयोजक बंध के अंदर आंशिक आयनिक लक्षण पैदा हुआ। और व्यवहार में यह कहा जाता है कि एक समपरमाणविक अणु में भी 100% सहसंयोजी लक्षण नहीं होता। जैसे हम ये कहें कि यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो एकदम बीच में चूंकि दोनों की ऋण विद्युतता एक समान है तो ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन मध्य में रहेंगे, तो यह प्योरली 100% कोवैलेंट नेचर वाला होगा। लेकिन व्यवहार में कोई भी अणु 100% कोवैलेंट या सहसंयोजी लक्षण वाला नहीं होता है, कुछ न कुछ आयनिक लक्षण जरूर होता है। तो जहाँ पे विद्युत ऋणात्मकताओं में ज्यादा का अंतर होता है वहाँ आयनिक लक्षण अधिक उत्पन्न होता है। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ लिख दूं कि अगर दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं में 1.7 या उससे अधिक का अंतर हो तो वहाँ 50% आयनिक लक्षण हो जाएगा। देखो, यदि दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं में विद्युत ऋणात्मकताओं में 1.7 का अंतर हो तो 50%, अणु में लिख दे रहे हैं, अणु में 50% आयनिक लक्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, ये मुख्य पॉइंट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के साथ ही अणु में आयनिक लक्षण पैदा हो रहा है। और आबंध ध्रुवणता के लिए केवल एक ही लाइन लिखा है हमने
किसी सहसंयोजी अणु में आयनिक लक्षण उत्पन्न होना आबंध ध्रुवणता कहलाता है। यहाँ हमने आपको बताया कि कोई भी कोवैलेंट प्योर कोवैलेंट नहीं होता, उसी तरह कोई भी आयनिक बंध प्योर आयनिक बंध भी नहीं होता, वहाँ भी कुछ न कुछ सहसंयोजी लक्षण होता है। और इस पॉइंट में फजान के नियम है जो पढ़ाने हैं, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि आयनिक बंध में सहसंयोजी लक्षण कैसे पैदा होता है और फजान का नियम क्या कहता है, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनेगा। यहाँ पे आप लोगों को आबंध ध्रुवणता समझ में आ गया होगा। और आबंध ध्रुवणता के कारण देखो दो अणु में क्या हुआ, दो ध्रुव उत्पन्न हो रहे हैं, एक ऋणात्मक ध्रुव दूसरा धनात्मक ध्रुव, और दो आवेशों को ऋणावेश और धनावेश को समान दूरी पर कुछ ऋणावेश और धनावेश को कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो क्या होता है, एक द्विध्रुव का निर्माण होता है। और द्विध्रुव क्या है, तो द्विध्रुव और उसके द्वारा द्विध्रुव आघूर्ण कैसे पैदा होता है यह भी दिखाना है। तो यहाँ पे मैं पहले द्विध्रुव आघूर्ण दिखा दे रहा हूँ। डाइपोल मूवमेंट कहते किसे हैं, तो सबसे पहले देखो आप डाइपोल मूवमेंट को। द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मूवमेंट कहते किसे हैं, देखो आप, किसी ध्रुवीय अणु में उपस्थित एक सहसंयोजक बंध का द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक पर उपस्थित आवेश की मात्रा, किसी एक परमाणु यहाँ लिख दे रहे हैं, किसी एक परमाणु यहाँ जोड़ लेना है, किसी एक परमाणु पर उपस्थित आवेश की मात्रा तथा दोनों परमाणुओं, यहाँ फिर से परमाणुओं जोड़ लो आप, दोनों परमाणुओं यहाँ जोड़ना है के मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से पढ़ता हूं, देखो, किसी ध्रुवीय अणु में उपस्थित एक सहसंयोजक बंध का द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक परमाणु पर उपस्थित आवेश की मात्रा तथा दोनों परमाणुओं के मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि है, इसे म्यू से निरूपित करते हैं। म्यू एक ग्रीक अक्षर है और यहाँ उदाहरण द्वारा समझा दे रहे हैं। देखो, जैसे अगर यहाँ पे दो चार्ज रखे गए हैं, मान लो HF का अणु ही है, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, दूसरे के ऊपर पार्शियल निगेटिव है, इसकी मात्रा यदि मान लो कि यहाँ Q पॉजिटिव और यहाँ Q निगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के मध्य की दूरी जो है, दोनों के मध्य की दूरी मान लो कि R है, स्मॉल r से दर्शा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मूवमेंट म्यू इक्वल टू Q इंटू R, Q मल्टीप्लाइड बाई R होता है। देखो, पॉजिटिव और निगेटिव को नहीं लिया गया, इसीलिए आवेश की मात्रा यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव नहीं लेना है, कि जितना भी पॉजिटिव आवेश है केवल उसकी मैग्नीट्यूड मात्रा लेनी है। तो म्यू इक्वल टू Q इंटू R, और इसका मात्रक होता है, म्यू का मात्रक डी बाय DEBYE होता है, डी बाय होता है, ठीक है, होता है। और एक डी बाय बराबर बता दे रहे हैं, जगह नीचे नहीं है, यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ कि एक डी बाय बराबर 3.33564, 1 डी बाय 1 डी बाय इक्वल टू 3.33456 इंटू 10 टू द पावर -30 cm, जहाँ यह कूलाम है और m मीटर है। 33564 है, सॉरी 33564 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -30 कूलाम मीटर। देखो, जहाँ C कूलाम है और m मीटर है, इसको एक डी बाय कहते हैं। तो इसको आप नीचे अपना नोट कर लो, यह मात्रा हो गई एक डी बाय का। और यहाँ पे आबंध प्राचल या बॉन्ड पैरामीटर समाप्त होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।